ग्रीन हाउस प्रभाव जो बता रहे थे आप लोगों को, तो उसके ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बता दिए थे। मतलब कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव किस वजह से होता है, उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कारण हो गए थे। ठीक है, पिछली क्लास में। अब एक्चुअल में क्या है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। कौन सी गैस ऐसी है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? ठीक है, तो उसका नाम बताया था आपको क्या? CO2। अच्छा, कौन कौन सी गैसें ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं? कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं? उन गैसों में क्या क्या नाम आते हैं? जलवाष्प बताया था, लगभग 60% के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन बताई थी, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बताया था। और सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए, जो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात चल रही थी उसके बारे में ये चित्र भी हमने मेंशन कराया था। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बता दिया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फुरियर ने दी थी 1824 में। ठीक है, तो हम ये बात बता रहे थे आप लोगों को ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है। मैंने बताया था कि देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये पृथ्वी है। ऊपर पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं। ठीक है, वायुमंडल में क्या है? बहुत सारी परतें हैं। एटमॉस्फेयर की बहुत सारी परतें हैं। और मान लो इस वाली परत की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो परत है हमारे सामने, इस परत की हम लोग बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें हैं, हरित प्रभाव वाली गैस है। क्या है? हरित प्रभाव वाली गैस है। मान लो यहाँ तो है ग्रीन हाउस गैस, जो हमारा क्षोभमंडल है, उसके ऊपर जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत है, तो ओजोन गैस है। और ये मैंने बताया था कि ये है हमारा सन, ये है हमारा सन मतलब सूरज, ये सूरज है। और उस दिन भी हम लोगों ने इस चित्र पर चर्चा करी थी। हमने बताया था कि ये जो सूरज है, सूरज का जो प्रकाश है, वो जो अवरक्त किरणें हैं, कौन सी वाली? ये, इसे कहते हैं लघु सौर विकिरण। तो ये जो लघु सौर विकिरण है, ये लघु सौर विकिरण क्या होता है? ये पृथ्वी पर सूरज से आया है। तो ये जो पूरा हमारा वायुमंडल है, ये जो पूरा हमारा वायुमंडल है जहाँ तमाम गैसें हैं, तमाम गैसों का जो आवरण है, यही तो देखो भाई, एटमॉस्फेयर में इसी तरीके से तो गैसों के कण होंगे। ठीक है, इस तरीके से गैसों के कण होंगे। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये जो गैसें हैं, मतलब सूरज से आने वाले प्रकाश तीन तरह का होता है। एक तो होता है दृश्य प्रकाश, जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। एक होता है, हाँ, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, जिनकी वजह से हमें गर्मी का एहसास होता है। और एक होती है पराबैंगनी किरणें,
अल्ट्रावायलेट, जो ओजोन परत के द्वारा रोक ली जाती हैं। तो अल्ट्रावायलेट तो यहाँ रुक गई होंगी, ये ओजोन है, ये ओजोन का एरिया है, ये O3 का एरिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, यहाँ पर सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें रुक गई होंगी। ठीक है। दृश्य प्रकाश दिन के समय पर आता है, रात में दृश्य प्रकाश नहीं आता। लेकिन जो इंफ्रारेड है, अवरक्त किरणें हैं, वो रात में भी क्या करती हैं और दिन में भी पृथ्वी पर आती है। इन्हीं की वजह से हमें गर्मी लगती है। तो सूरज का प्रकाश जो पृथ्वी की सतह पर आकर टकराता है उसे सौर विकिरण कहते हैं, या लघु सौर विकिरण कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यह है लघु सौर विकिरण, लघु सौर विकिरण। ठीक है, या इसे हाँ सौर विकिरण कह दो। इसकी वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, इसलिए इसको लघु सौर विकिरण कहते हैं। जब ये दिन के समय सूरज का प्रकाश, सूरज की गर्मी पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी पर आने के बाद वो पृथ्वी को गर्म करेगी या नहीं करेगी। तुमने देखा होगा जब दोपहर में जून के समय में अगर आप नंगे पांव जमीन पर चलते हैं तो आपके पैर जलने लगते हैं। जलते नहीं जलते पैर, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। इसका मतलब यह है गर्मी आई कहाँ से है, कहाँ से आई बताओ, सूरज से आई, पृथ्वी पर टकराई, पृथ्वी गर्म हुई। अब पृथ्वी गर्म हुई, यही धूल, यही मिट्टी शाम के समय क्या आपको उतनी गर्म लगती है जितनी दोपहर में लग रही थी? या रात 8 बजे के टाइम पे आप नंगे पैर चलोगे तो क्या आपके रात में पैर जलेंगे? इस गर्मी, ये गर्मी चली कहाँ गई फिर, ये गर्मी कहाँ चली गई? तो इसका मतलब यह है कि देखिए, दिन के समय पृथ्वी गर्म होती है, रात के समय पृथ्वी ठंडी होती है, और वो अपनी गर्मी को क्या करती है, अपनी गर्मी को क्या करती है, छोड़ती है। वो अपनी गर्मी को क्या करेगी बेटा, वो छोड़ेगी, वो अपनी गर्मी को छोड़ेगी। तो सुनो, तो ये जो पृथ्वी की गर्मी है ये दीर्घ तरंगों के रूप में चलती है। कैसी होती है ये? तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें इस गर्मी को रोक लेती हैं और वायुमंडल में इसको नहीं जाने देती। इस पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा छोड़ी जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं भैया, यहां लिख देता हूं मैं, इसको क्या नाम देंगे हम, दीर्घ पार्थिवीकरण। इसे क्या बोलेंगे, या तो कह दो पार्थिवीकरण, दीर्घ तरंगों वाला, ये दीर्घ पार्थिवीकरण कहेंगे। इनकी वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ कैसी होती है, ज्यादा होती है। देखो अगर लघु तरंगें होंगी उनमें ऊर्जा ज्यादा होगी। हाँ होता है, एल्बिडो होता है, वो ज्योग्राफी में मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्या है कि ये जो गर्मी है, इस गर्मी को किसने रोक लिया, इस गर्मी को ग्रीन हाउस गैसों ने क्या करा, बाहर नहीं जाने दिया। नहीं जाने दिया तो धरातल पर गर्मी का मान, तापमान का मान बढ़ेगा या घटेगा? इन ग्रीन हाउस गैसों का लाभ भी है। लाभ क्या है? लाभ ये है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये पृथ्वी की गर्मी को बरकरार रखती हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैसें हटा दोगे तो इन ग्रीन हाउस गैसों के हटने से पृथ्वी दिन में बहुत तेजी से गर्म होगी और रात में बहुत तेजी से ठंडी हो जाएगी, और दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। अगर दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है तो जीवधारियों के लिए वो अनुकूल परिस्थिति नहीं मानी जाती। आपने सुना होगा कि चंद्रमा का तापमान दिन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में बताया जाता -100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों में अंतर हो गया 200 डिग्री का। क्या हमारी बॉडी 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के अंतर को सहन कर सकती है? इसलिए हमारे यहाँ दिन और रात के तापमान में मामूली सा अंतर होता है, 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आता है नहीं आता? ठीक है, और दिन और रात में ज्यादा तापमान में का अंतर आना शुरू हो जाएगा तो हमारा शरीर उसको हाँ स्वीकार नहीं कर पाएगा और हम विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव का जहां एक लाभ है वहां हानि भी है। ये ग्रीन हाउस गैस अगर कायदे में देखा जाए तो इस तरीके से काम करती हैं एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के लिए इस प्रकार से काम करती हैं जैसे जाड़ों में किसी के लिए गर्म कंबल काम करता। ठीक है, कैसा, गर्म कंबल की भांति। गर्मी कंबल की वजह से रहती नहीं रहती,
सर्दियों में आप कंबल लपेट लेते हैं, तो कंबल लपेट लिया तो कंबल आपके अनुकूल है, फायदेमंद है, ठीक है। अगर आपको रात में लो लेट रहे हैं तो आपने लिहाफ ओढ़ लिया, वो आपको सर्दी से बचाता नहीं बचाता? लिहाफ के अंदर, आपके शरीर के अंदर गर्मी को रखता है या नहीं रखता? अच्छा, मैं 2 लिहाफ डाल दूं तो हल्की सी दिक्कत होगी। अच्छा, 5-6 लिहाफ डाल दूं तो किलो बिल्कुल ही ठंड ना लगे, है? तो इतनी हीट पैदा हो जाएगी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब यह है, अति किसी भी चीज की, किसी भी चीज की अति जो है वो हानिकारक होती है। अब वायुमंडल में क्या है, ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी परसेंटेज बढ़ रही है। और जब इसकी परसेंटेज बढ़ेगी, इसकी प्रतिशतता बढ़ेगी, ठीक है, तो अब तो ये थोड़ा बहुत चीज़ों, थोड़ी बहुत गर्मी को रोकती हैं, बाकी को छोड़ देती हैं। जब ये लेयर मजबूत लेयर हो जाएगी, ये वाली ग्रीन हाउस वाली लेयर बहुत मजबूत लेयर हो जाएगी, CO2 का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, तो क्या होगा भैया, इस एरिया में गर्मी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और पृथ्वी पर इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे, है, समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है, तमाम प्रकार की बीमारी पैदा हो जाएंगी, और पृथ्वी जो है वो आग का गोला बन जाएगी। आग का गोला, क्या हम आग के गोले में रह सकते हैं? इसलिए दुनिया में इस बात की चिंता व्यक्त की जा रही है कि इस स्तर को ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। जो नेचुरल ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं गैसें, वो रहना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों में कारण आपको समझ में आ गया। 2 बातों की बात है, ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, या ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि लघु सौर विकिरण को आने देती है और पार्थिव विकिरण को रोक लेती है, नहीं जाने देती। ये प्रभाव क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्तर बढ़ जाएगा तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाएगी, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन बोलेंगे, ठीक है। तो 2-1 बातें पहले आप नोट कर लेते हैं, मैं नोट डाउन करा देता हूं। वह प्रक्रिया जिसमें सूर्य की, वह प्रक्रिया जिसमें सूर्य की, जिसमें सूर्य की लघु तरंगदैर्घ्य का, या लघु, वह प्रक्रिया जिसमें सूर्य की लघु सौर विकिरण, लघु सौर विकिरण तो पृथ्वी पर आता है, तो पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर आता है, परंतु पृथ्वी का, परंतु पृथ्वी का दीर्घ पार्थिव विकिरण, दीर्घ पार्थिव विकिरण, दीर्घ पार्थिव विकिरण पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाता, पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाता। तो वह प्रक्रिया जिसमें सूर्य की लघु सौर विकिरण तो पृथ्वी पर आता है या आती है, परंतु पृथ्वी का दीर्घ पार्थिव विकिरण पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाता, वायुमंडल में नहीं जाएगा, है ना। इसे, या इस प्रक्रिया को, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो देखिए, सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव
ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस, पैदा करने वाली गैस वो होती बेटा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? जहाँ तक गैस की बात है तो उसका नाम क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देखो, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? CO2 के बढ़ने से, CO2 के बढ़ने से वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि होगी, औसत तापमान में वृद्धि होगी, जिसे भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इधर लिख देता हूं ऊपर में, या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि जो छत है हमारे इस होल की, ये छत ऐसी हो जा कि सूरज की गर्मी को तो आने दे दिन के समय, सूरज की गर्मी तो दिन के समय आए, लेकिन रात में इस होल के अंदर की गर्मी बाहर ना निकले। अनुमान लगाओ अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो सूरज की गर्मी दिन में इस होल के तापमान को बढ़ाएगी, लेकिन जब रात में होल की गर्मी इस छत से बाहर नहीं निकलेगी तो इस होल का तापमान बढ़ेगा। अगले दिन फिर ऐसी होगा, उससे अगले दिन और तापमान बढ़ेगा। एक दिन अनुमान लगाइए ये होल जो है या ये जो अपना रूम है ये किस हालत में चेंज हो जाएगा, इसमें गर्मी की हालत कैसी होगी बताइए आप मुझे। असहनीय होगी या नहीं होगी? बोलो। इसी को तो हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग में ये सब घटनाएं घटित होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग का होना हानिकारक है और वो उसकी वजह, मेन वजह क्या है? मेन वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का बढ़ना, CO2 के बढ़ने की वजह से ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, है ना। आपको जब मेंस में इन सब चीज़ों पे लिखना पड़ेगा तो आपके पास में इतना डाटा हो कि आप एक सीक्वेंस में अपनी चीज़ों को लिख सकें। ठीक है, अपने दिमाग से सोच के लिख सकें कि ऐसा क्यों होता होगा। ठीक है, बहुत लाभ मिलेगा आपको इसमें। चलिए, अब हमने जैसे बात बताई थी कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाले बहुत सारे इफेक्ट हैं, बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में दो चार के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लें। ठीक है, अब चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा अगर होता है तो पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी के बढ़ने से क्या क्या प्रभाव देखे जाएंगे। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव पैदा होगा उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, ग्रीन हाउस गैसों का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस गर्मी के बढ़ने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या क्या इफेक्ट देखे जाएंगे वो देखते हैं अब। तो अगला हम हेडिंग बना देंगे ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव। देखो, प्रीलिम्स की जहां तक बात है, 8 से 10 दिन के शॉर्ट नोट्स में इन्वायरमेंट के सवाल जितने भी होंगे उन सब के आंसर आपके पास में आ जाएंगे 8 से 10 दिन के नोट्स में।
ठीक है, हम 2025 को टारगेट बना के चल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम लोग जो है पहले डिटेल में चीज़ों को पढ़ें, फिर बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। लास्ट में चल के पढ़ा हुआ सब इसी में से होगा। आप प्रीलिम्स के लिए ये छांट लेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसमें छांट लेंगे, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे 10 से 15 पेज के। ठीक है, 10-15 पेज के बन जाएंगे, उसी को आप रट्टा मार देना, उसी में से जो 8-10 सवाल इन्वायरमेंट के आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन सवाल प्रीलिम्स का नहीं है, सवाल प्रीलिम्स आगे का है। ठीक है, और वो शॉर्ट नोट्स फिर आपको याद भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आपको डिटेल भी पता है, आपको इन चीज़ों के प्रभाव भी पता है। कुछ सवाल बाय कंसेप्ट आते हैं, संकल्पनाओं के सवाल आते हैं, यहीं से पूछ लेगा। जैसा आपने पीसीएस में क्वेश्चन देखा होगा कथन और कारण का, कथन और कारण का देखा होगा। कथन उसने दे दिया कि देखिए पृथ्वी पर ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, ये तो उसका स्टेटमेंट है। उसमें उसने कारण दे दिया। कारण क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि देखी गई है। अब दो आ गए। अब वो कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है। क्या कारण कथन की सही व्याख्या करता है? बी में हो जाएगा कथन और कारण दोनों गलत है। सी में लिख देगा कथन सही है कारण गलत है। डी में लिख देगा कथन गलत है कारण सही है। तो ऐसे सवालों का जवाब कहां से दोगे? ये तो शॉर्ट नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा। तो अगर वो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये बात तो सही है। दूसरा, क्योंकि ग्लेशियर का आकार सिकुड़ लिया है। आपको पता होगा कि गंगोत्री हिमनद जो है, गंगोत्री ग्लेशियर जो पीछे हट रहा है। कोई ग्लेशियर पीछे कब हटेगा? जब वो पिघलेगा। और अगर ग्लेशियर आगे बढ़ेगा तो बोलो, इसका मतलब बर्फबारी ज़्यादा हो रही है, पिघल कम रही है। क्लियर होगी बात? वो ऐसे भी दे सकता है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो पीछे हट रहा है। दूसरा उन्होंने नीचे लिख दिया उसका कारण कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले कुछ दशकों से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का नतीजा ये है कि जो गंगोत्री हिमनद है वो पीछे हट रहा है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गंगोत्री हिमनद पीछे इसलिए हट रहा, पिघल लिया है। पिघल क्यों रहा है? क्योंकि CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे नहीं पिघलेंगे? तो फिर ऐसे सवालों के जवाब तो आपको शॉर्ट नोट्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना, यहाँ से सवाल देखे जाएंगे। और अब हम चलते हैं अपने स्टेप की तरफ, जिसका नाम है, जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव। अगर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है तो उसके क्या क्या प्रभाव देखे जाएंगे, ये हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो भैया, पहला प्रभाव क्या देखा जाएगा? सबसे पहले प्रभाव की हम बात करें तो ये देखा जाएगा कि भूमंडलीय या भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन, या ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। लॉजिक लगाना, ये वृद्धि देखी जाएगी। पहला रीजन, तापमान बढ़ जाएगा वायुमंडल का, पृथ्वी का। उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो ग्लेशियरों का पिघलना, ग्लेशियर पिघलेंगे तेजी से। ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदी के जल स्तर में वृद्धि होगी। नदी के जल स्तर में वृद्धि ये देखी जाएगी। और नदी के जल स्तर में वृद्धि होगी
तो नदियों के बाद में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी तो तटीय क्षेत्रों का डूबना तय है। तटीय प्रदेशों का डूबना, तटीय प्रदेश जो है वो डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे। कह रहा है और क्या क्या इफेक्ट देखा जाएगा। जैव विविधता की हानि होगी, जैव विविधता की हानि। और क्या इफेक्ट देखे जाएंगे भैया, अत्यधिक आर्थिक क्षति, अत्यधिक क्षति लिख दें, क्षति चाहे वो आर्थिक हो या मानवीय हो। अत्यधिक क्षति, और क्या इफेक्ट आएगा इसी के बढ़ने का। देखिए, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, यहां तक बोला जाता है कि समय से पूर्व आम में बोर आना, समय से पूर्व आम में बोर आना, और क्या होगा भैया, फसल उत्पादन में कमी, फसल उत्पादन में कमी देखी जाएगी। और क्या होगा, सब निगेटिव प्रभाव हैं ये। और क्या होगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। एक एक चीज को लॉजिकली समझना है अब हमें कि किस तरीके से ये घटनाएं घटित होंगी। ठीक है, किस तरह से ये घटनाएं घटित होंगी, ये हमें इन सब स्तरों को देखना है। पेपर बनाने वाला बहुत अलग तरीके से सोचता है, वो परंपरागत नहीं सोचता, वो बहुत चीज़ों से हटकर सोचता है, लीक से हटकर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला उसने लिखा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मौसमी दशाओं में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरे में उसने लिखा फसल उत्पादन में गिरावट देखी जाएगी। सी ऑप्शन में देखा जाएगा सूखे की स्थिति होगी, सूखा बढ़ जाएगा। और डी ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन में होगा जो सरकारी बांध परियोजनाएं हैं वो प्रभावित होंगी। ठीक है, अब ऑप्शन शुरू हो गए। पहला सही है, केवल पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपरोक्त सभी विषय चीज़ें ठीक हैं, मतलब सभी बातें ठीक हैं। अब चलते हैं, अभी देखते हैं क्या मामला निकलेगा। एक बात बताओ, जो तापमान बढ़ेगा, समझते रहना, अगर मैं तापमान को ग्रेटर देन कर दूं, बढ़ा दूं, टेम्परेचर को बढ़ा दें हम लोग, तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो ग्लेशियर हैं पृथ्वी पर वो पिघलेंगे या नहीं पिघलेंगे। भाई तापमान के बढ़ने से बर्फ़ पिघलती है या नहीं पिघलती। तो ग्लेशियर वही तो हैं, बर्फ़ के पर्वत। ये बर्फ़ के पर्वत क्या होंगे भाई, जिसे हम हिमनद बोलते हैं हिंदी में, ये पिघलेंगे या बढ़ेंगे। इनका आकार बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। अब एक बात बताओ, ग्लेशियर अगर पिघलेंगे, अंटार्कटिका पे कितनी मोटी मोटी बर्फ की चादरें हैं,
अंटार्कटिका ध्रुवीय क्षेत्रों पर तो खूब बर्फ है, ये नहीं है। वो बर्फ पिघलेगी तो बर्फ पिघल के बर्फ का पानी, ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे तो ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी बनेगा बर्फ का, वो नदी में आएगा या नहीं आएगा। तो नदी के जल स्तर में शुरुआत में क्या होगा, जब बर्फ ज्यादा पिघलेगी तो नदी में पानी ज्यादा आएगा कम आएगा, ज्यादा आएगा। ऐसी स्थिति बन सकती है, बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अरे भाई लॉजिकली आप समझिए कि अगर बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर बर्फ पिघलती है, एक बर्फ का पर्वत टेम्परेचर बढ़ने से तेजी से पिघला, तो तेजी से पिघला तो बताइए नदी का जल स्तर बढ़ेगा घटेगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। जब नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो नदी का पानी कहां पहुंचता भैया, समुद्र में। तो बताओ बर्फ पिघल के, सभी अंटार्कटिका की बर्फ पिघल के, सभी ग्लेशियर अगर पिघल जा तो उन सब का पानी कहां पहुंच जाएगा। तो समुद्र में अगर पानी पहुंचेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। समुद्र का पानी जो यहां तक है वो अब ऊपर थोड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर समुद्र का पानी ऊपर उठ जाएगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसे भी तो तट हैं जो बिल्कुल समुद्र से हाँ थोड़े ऊपर हैं, और समुद्र के जल स्तर में जैसी वृद्धि होगी तो समुद्र का पानी उस तटीय इलाकों में भर जाएगा नहीं भर जाएगा। तो वो डूब गए या नहीं डूबे, बोलो। तो ग्लोबल वार्मिंग के होने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे कि क्या होगा, तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा रहेगा। मालदीव वालों ने तो क्या दिया कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो आने वाले समय में मालदीव द्वीप जो है पूरा डूब जाएगा। तो द्वीपीय जो देश हैं, ये द्वीपों पर रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए जीवन को खतरा है नहीं है, बताइए। अगर ये डूब जाएंगे इलाके तो वहां जो बायोडायवर्सिटी है उसका क्या होगा। चलो इंसान तो अपनी जान बचा के निकल आएगा, लेकिन जो वहां जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उन सबका क्या होगा, वो सब डूब जाएंगे, वो सब मर जाएंगे। तो उनको हानि होगी या नहीं होगी, तो जैव विविधता को हानि होगी नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, अगर वो क्षेत्र डूब जाते हैं तो उन लोगों को हानि होगी या नहीं होगी, अत्यधिक हानि होगी, जान माल का नुकसान होगा या नहीं होगा। जिनके घर बने हुए हैं, जो रिहायशी लोग हैं, जो वहां पे पहले से रह रहे हैं, जो कारोबार चलाने वाले लोग हैं, वो सब उनका ठप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मानवीय और आर्थिक दोनों प्रकार की उन लोगों को हानि होगी या नहीं होगी, बोलो। तो हानि होगी। अच्छा एक सवाल यहां से उठाते हैं, मौसमी दशाओं में परिवर्तन। देखो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो सर्दियां अपने यहां नजर आएंगी, बोलो। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से, वैश्विक तापमान के बढ़ने से क्या सर्दियां रहेंगी। भाई सर्दी क्यों हो रही है, क्योंकि तापमान कम है। और जब वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा तो बताइए मुझे सर्दी कहां रहेंगी फिर। तो सर्दी कम हो जाएंगी, सर्दी का मतलब है सर्दियों का तापमान बढ़ जाएगा, सर्दियां लगभग खत्म हो जाएंगी, सिर्फ गर्मी गर्मी रहेगी, बोलो। जितनी गर्मी जून जुलाई में होती है उतनी गर्मी जनवरी दिसंबर जनवरी में हुआ करेगी। अगर इतनी गर्मी होगी तो जून जुलाई का हाल क्या होगा भाई। जून जुलाई में 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारे यहाँ हो जाता है, और इतनी गर्मी अगर जनवरी और दिसंबर जनवरी में होने लगी तो फिर जून जुलाई में क्या हाल होगा, ये हिसाब लगा सकते हैं आप। वो मौसमी दशाओं में बदलाव होंगे नहीं होंगे, मौसम बदल जाएंगे, है ना। और ये कह रहे हैं कि मौसमी दशाओं में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि समय से पूर्व आम में बोर आ जाएगा। जो मोल होता है, इसको मोल बोलते हैं, समय से पहले हो जाएगा, इतना मौसम बदल जाएगा, इतनी चीजें चेंज हो जाएंगी। अच्छा बताओ, जब मौसम बदलता है और बिन मौसम के आप खेती करते हो जो उसके अनुकूल नहीं होता, तो फसल का उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा। भाई जाड़ों गर्मियों में जब हम धान की रोपाई करते हैं तो हम देखते हैं खूब बरसात होती है। अच्छा उस समय बारिश बिल्कुल भी ना हो, बताओ तो धान की फसल कैसे होगी। दूसरी बात, बारिश तब हो अगर फसल कर भी लें जब धान कटे, तो एक तो बोते समय बहुत इलाका सूखा रह गया, धान नहीं लगा पाए लोग, और एक काटते समय जिन्होंने लगाए उनका धान बह गया। तो इससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा। फसल के उत्पादन में कमी आएगी, और स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। हम सब लोग जो हैं वो एक अनुकूल तापमान में, एक अनुकूल परिस्थिति में रह सकते हैं। अगर हम अपने इस क्षेत्र से निकल के किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएं तो हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट
आप दिल्ली चले जाओ, आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ, पानी का प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता है? पानी तक का प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ जो प्लेन में लोग रहने वाले हैं, अगर ये सब लोग जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, हिमालय की चोटियों वाले क्षेत्रों में चले जाएं, तो क्या रह पाएंगे? बोलो, बीमार हो जाते हैं? नहीं हो जाते? क्यों? हर जीव का एक वास स्थान होता है जो उसके अनुकूल होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के जानवरों को आप यहां लाकर रख सकते हैं? नहीं रह सकते। ठीक है, एक पेंगुइन लेकर आए थे, जो पेंगुइन होती है ना, उसको ऐसा माहौल दिया गया जैसा अंटार्कटिका का है, लेकिन वो नहीं रह पाई। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के होने से आप देखिए ये मानव के जीवन पर खतरा है। अच्छा बताओ, एक दौर वो आ जाएगा, लॉजिक लगाओ, जब सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे, गंगा में पानी कहां से आता है? गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से। अगर गंगोत्री ग्लेशियर पूरा पिघल जा तो गंगा एक दिन सूख जाएगी, नहीं सूख जाएगी? अच्छा, गंगा अगर सूख जाएगी तो गंगा और गंगा की सहायक नदियों पर जो बांध बने हुए हैं उनका क्या होगा? करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की सरकार ने परियोजनाएं लगा रखी है, उन परियोजनाओं का क्या होगा भाई? सब खत्म हो जाएंगी। अच्छा, बाद में अगर एक बार ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो उसके बाद में सूखे जैसी स्थिति बनेगी, नहीं बनेगी? भाई नदियों में पानी नहीं आएगा तो नहर प्रणाली का क्या होगा? है बांध का क्या होगा? जो आप जल से बिजली बना रहे हैं डैम पर, उन सब का क्या होगा? सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए दुनिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो किसी भी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को रोके। ग्लोबल वार्मिंग तब रुकेगी जब कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में क्या होगा? कुछ कमी आएगी, वो ना बढ़े, उसको रोका जाए। ठीक है, चलो बाकी जो है कल देखते हैं बेटा।